वेलकम बैक टू एसएसटी स्टूडेंट्स टाइम पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि इस समय हम फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है उसको हम देख रहे हैं। तो और इसको हम देखते हुए गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन इस पे हम आ चुके हैं। यह वीडियो आज के इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। कल से हम परावर्तन को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, और आपको अगर कोई टॉपिक समझ में आ रहा हो तो आप उसके लिए एक अच्छा सा लाइक करेंगे, जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेटेड रह सकें। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में उसको दीजिएगा। हम उसका सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। यह एक एजुकेटेड वीडियो है, जिससे यह आपको और आपके फ्रेंड के एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं हम आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन। अगर आपने इसके पहले की जो वीडियोज हैं उसको आपने नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्योंकि वो जो पुरानी वीडियोज हैं वो आज के चैप्टर से, ये है आज का ये लेक्चर, वो इससे रिलेटेड हैं। सारी वीडियोस एक दूसरे से वो जुड़ी हुई हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं आज का टॉपिक। देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या है कि जो गोली दर्पण है, मैं आपको साधारण से उत्तल दर्पण में समझाता हूँ। ये आपका गोली दर्पण है, इसके पीछे हमने कलई कर दिया, और यह आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे आपका P होता है, और यहाँ हम F मान लेते हैं, और यहाँ कहीं इसका C केंद्र होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका गोली दर्पण है। गोली दर्पण के लंबवत, क्या, गोली दर्पण के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, क्या, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ कहीं बन रहा है। ऐसा आप एक ऐसी इसको मान लीजिए, ठीक है। हम ऐसा यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रही है। तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे, लंबवत हम नाप रहे हैं। कैसे, लंबवत अगर हम नाप रहे हैं तो वस्तु, ये जो हमारी वस्तु है, तो वस्तु के लंबाई के अनुपात को, यानी प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी भी जो ये सब हमने बनाया, इसी हिसाब से हमारा जो इसका है डिफिनेशन वो बन जाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या हमारा डिफिनेशन क्या है, यहाँ से आया निकल के कि गोलीय दर्पण, क्या, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं। जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है वो h डैश है, ठीक है स्टूडेंट्स, वह h डैश है, तथा वस्तु की लंबाई, कैसी, वस्तु की लंबाई मान लेते हैं ये h है, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन कहते हैं। कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डिफिनेशन। इसके साथ साथ यहाँ से हमारा फार्मूला भी आता है निकल कर। तो हमने ये जो पढ़ा इसी हिसाब से हमारा फार्मूला होगा। तो रेखीय आवर्धन हम लिख लेते हैं। रेखीय आवर्धन का फार्मूला यहाँ से क्या आता है निकल कर, रेखीय आवर्धन को यहाँ पर यम से दिखा रहे हैं। यम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, क्या, प्रतिबिंब
की लंबाई अपान अनुपात में वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु की लंबाई। तो हमने क्या माना था कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो h डैश है, वस्तु की लंबाई h है, ये h डैश है और यह h है। तो जो हमारा फार्मूला अंत में निकल के आता है वो है m इक्वल टू h डैश अपान h। क्या? m इक्वल टू h डैश अपान h। तो ये हमारा कुछ फार्मूला आता है निकल कर, और जिसे आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत काम देगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था अवतल और उत्तल के दर्पण में, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम पहले फिगर से समझेंगे, उसके बाद जो जो हमने किया हुआ है उसे हम लिखेंगे। तो आइए हम एक बार ड्राइव कर लेते हैं अपने फिगर को, और उसके साथ हमने जो भी किया हुआ है वो सारी चीज़ें हमको लिख लेनी है। तो ये आपका क्या हो गया, जो जो हम कर रहे हैं इसी को लिखना भी है, और आपको अपनी भाषा में लिखना है जैसे जैसे आपने किया है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका दर्पण है, ये गोली दर्पण है, यहाँ कहीं P है, ठीक है, यहाँ कहीं P है, हम ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ कहीं इसका F है, ठीक है स्टूडेंट्स, और मान लेते हैं यहाँ कहीं इसका C है, और मुख्य अक्ष के ठीक लंबवत, हम क्या मानते हैं, मुख्य अक्ष के ठीक लंबवत कोई वस्तु A तथा B है। तो B है, तो A सिरे से प्रकाश किरण चलती है, कहाँ से? A सिरे से चलती है और यहाँ पे आके टकराएगी R बिंदु पे, आके टकराती है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के लंबवत चलती है तो उसका जो परावर्तन होता है तो वह कुछ इस तरह, वह उसका जो परावर्तन होता है यह मुख्य अक्ष से होकर जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, और हमारे प्ले लिस्ट को भी जरूर देखिएगा। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि जो दूसरी किरण ये चलेगी यह कुछ इस तरह मुख्य अक्ष के ये जो सेंटर है यहाँ से को जाएगी, ये जाएगी और इसी पे वापस हो जाएगी। ये हमारा तीसरा नियम था कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है तो वह उसी पे वापस हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको आ गया समझ में। तो अब हमने क्या देखा कि ये जब आई और वापस चली गई तो इनके बीच में, कहाँ, इनके बीच में कुछ एक प्रकार से ये लंब बन रहा है, ये लंब आएगी किरण जो कि कुछ इस प्रकार से जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यह लंब फिर इसके बीच भी ये जाएगी जो कि यहाँ से होकर के जाएगी, कहाँ से, कुछ यहाँ से। तो ये देखते हैं, ये हमारा लंब है, तो हमारा ये पूरा फिगर लगभग ये तैयार हो गया है। जब ये यहाँ पे आया, ये मिल रही है, तो इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब हो ये यहाँ पर उल्टा बनेगा, ये हो गया B डैश, ये हो गया A डैश। तो हमारा फिगर ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो अब हमने ये जो जो किया हुआ है अब इसी को हमको लिख लेना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका ध्रुव P फोकस F तथा केंद्र C है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या, दर्पण के मुख्य अक्ष मेन एक्सिस पर एक वस्तु कौन सी वस्तु थी, जो आपकी वस्तु थी वो AB थी,
वस्तु ए बी स्थित है जिसका प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात उल्टा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक ए डैश बी डैश पर बनता है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल, जो हमने किया हुआ था वो चीज़ है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मैथमेटिकल है चीज़ें उसको भी हमको देख लेना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, जो आपको ये फिगर अभी भी यहाँ पे ये दिख रहा है फिगर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, जो पीबी है, आप देखिए एक बार पी को फिर बी को, पीबी है यह दर्पण के जो पी पर ये अभिलंब है, ठीक है, जो पीबी है, पी और बी है, यह जो दर्पण है उस पर लंब है। अब लंब क्या होता है, मान लीजिए कोई समतल है उस पर इस तरह का है तो ये इस पर लंब है। तो हमारा जो दर्पण है कुछ ऐसे है, तो ये हमारा पी है, ये हमारा बी है, तो यह इस पर लंब है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि जो कोण आपका ए पी बी है, कोण ए पी बी तथा कोण बी पी ए डैश, यह क्रमशः आपतन तथा परावर्तन कोण है। ये वाला जो है ये आपका आपतन कोण है और ये वाला जो है ये आपका परावर्तन कोण है। तो ये जब आपतन और परावर्तन कोण है तो क्या हमने एक यहाँ पर रूल पढ़ा हुआ था कि आपतन कोण ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये एक दूसरे के बराबर होगा। कोण ए पी बी इक्वल टू कोण बी पी ए डैश, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परावर्तन के नियम से, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद कोण त्रिभुज, अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी तथा ए डैश बी डैश और पी त्रिभुज में देखते हैं ये दोनों समकोण है, फिगर में आप देखिए यह समकोण है। अगर जब ये समकोण है तो ये जो आपका ए डैश और बी डैश है, क्या ये जो आपका ए डैश और बी डैश है ये अपान में इसके होगा, सॉरी ए और सिर्फ बी के, ये डैश नहीं है, ए और बी के अपान में होगा। और इसके इक्वल में क्या होगा, ये जो बी पी है, बी पी डैश है, यह बी पी के अपान में होगा ना, या बी पी का अपान होगा। अब आप एक बार फिगर पे नज़र डालिए तो आपको क्या दिखाई देता है, जो आपकी ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी क्या है, ए बी यह वस्तु की लंबाई है, ये आपकी वस्तु की लंबाई है। और जो आपकी ए डैश और बी डैश है यह प्रतिबिंब की लंबाई है, यह क्या है, यह प्रतिबिंब की लंबाई है। और आपने क्या देखा कि ये जो पी और पी बी है जो आपका है, यह आपका वो जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी है, इसे हम माइनस यू से दिखाते हैं। माइनस से क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं, हमने ये देखा हुआ है पुरानी वीडियोज़ में कि लेफ्ट हैंड की साइड माइनस लेते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर भी आप हमें कमेंट करके ये सब बता सकते हैं।
हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। और हम क्या देख रहे हैं कि जो बी पी डैश है, यह है प्रतिबिंब से दूरी है। जो आपका ये प्रतिबिंब बना हुआ है ये कहाँ से, पी से, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी माइनस में होगा, ये माइनस यू से दिखाते हैं। तो सभी मान हम इसमें रख देंगे, कहाँ पे, हम इसमें रख देंगे। तो मान रखने पर हमें क्या मिलता है, हम मान रखते हैं यहीं पे, हमें मान रखने पर कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाता है। ये माइनस माइनस आपस में ये कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एच डैश एच माइनस वी अपान यू। ये कैसे हुआ, देखिए ये जो माइनस इधर था इसको हमने इधर कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये u और v है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, ये u है, ये v है, ठीक है। तो माइनस को हमने इधर कर दिया है। तो हमारा रेखीय आवर्धन का यहाँ पर जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि एच डैश मतलब जो आपका वस्तु का होता है, मतलब जो आपकी वस्तु होती है ये उसकी लंबाई है, और ये जो एच है यह प्रतिबिंब की लंबाई है, सॉरी यह होता है आपकी प्रतिबिंब की लंबाई और यह वस्तु की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह कुछ इस तरह से हमारा ये जो इक्वेशन बना है यही रेखीय आवर्धन का इक्वेशन है। तो इसे हम लिख सकते हैं यम, क्योंकि हमने रेखीय आवर्धन को पहले यम से दिखाया है। तो एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो यही हमारा कुछ इक्वेशन निकल के आता है। और देख लीजिए हमने कुछ इस प्रकार से जो चीज़ें, इन सबको हमने देखा हुआ है। अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार पुरानी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। अगर फिर भी ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर ही देंगे। तो यह टॉपिक आज की वीडियो का लास्ट था, और ये आपके चैप्टर का भी ये लास्ट ही टॉपिक था। आपको हम मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, और आपको कुछ समस्या हो तो आप उसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे यह अधिक लोगों तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।